Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु। इसके फर्स्ट 4th पार्ट हमने कर लिए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 5th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए क्लाइमेट में आज हम करेंगे सीजन्स यानी ऋतुएं। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत के पूरे साल को 4 सीजन्स में डिवाइड किया है, यानी 4 ऋतुओं में बांटा है। कौन कौन सी 4 ऋतुएं हैं? देखिए फर्स्ट आती है हमारी शीत ऋतु यानी विंटर सीजन, सेकंड आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, थर्ड आती है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी जो हमारे बारिश के महीने होती है, बारिश की ऋतुएं होती हैं, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। और फोर्थ लास्ट हमारा आता है मानसून के निवर्तन की ऋतु यानी जो लौटता हुआ मानसून है, जब बारिश होना बंद हो जाती है। इस तरह से भारत के सीजन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम करेंगे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी विंटर सीजन और समर सीजन। देखिए भारत में किस तरह से एकदम से टेम्परेचर कम हो जाता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं, और फिर से किस तरह से टेम्परेचर एकदम हाई होना शुरू हो जाता है और गर्मियां शुरू हो जाती हैं। ये टेम्परेचर में चेंज कैसे आता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ऊपर से जाती है हमारी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा से नीचे ये हमारी है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है, उस टाइम पर क्या होता है भारत में, यानी इस भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। मतलब 21 जून पर कर्क रेखा भारत में बिल्कुल सीधा पड़ता है। इस तरह से क्या होती है कि सबसे बड़ा दिन माना जाता है इंडिया में वो, और सबसे छोटी रात होती है। धीरे धीरे क्या है सूरज दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सूरज क्या है नीचे आना शुरू हो जाता है। और 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा होता है। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, उतना ही बड़ा दिन होता है, उतनी ही बड़ी रात होती है। फिर धीरे धीरे सूर्य फिर बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर मकर रेखा को यानी 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। सूरज की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। देखिए सूर्य किस तरह से उत्तरायण से दक्षिणायन होता जाता है। मतलब जिस तरह से सूर्य पहले यहाँ पर अपनी सीधी किरणें डालता था, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा थी। मतलब जो हमारा जो उत्तरी मैदान है कर्क रेखा वहां से गुजरती है, और वहां पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो जो इंडिया में गर्मी का मौसम होता है, यानी गर्मी की ऋतु होती है। धीरे धीरे जब सूरज नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी भूमध्य रेखा पर आ जाता है और धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इस ऊपर वाले सीजन में जैसे यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर पहले सूरज की किरणें सीधी पड़ती थी तो इंडिया में गर्मी की ऋतु थी। धीरे धीरे सूरज नीचे आना शुरू हो गया और भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ी, तो इंडिया में जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ना शुरू हो गई। मतलब तिरछी किरणें जाना शुरू हो गई, जिससे इंडिया में जो सनलाइट है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाए। इस तरह से क्या है 21 जून के बाद जब धीरे धीरे सूर्य नीचे आना शुरू हो जाता है तो इंडिया में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और सर्दी की ऋतु आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, तो उस टाइम पर इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि इंडिया में जो सूरज की किरणें हैं बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। इस तरह से क्या है जैसे जैसे सूरज नीचे आता है इंडिया में सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे सूरज फिर मकर रेखा से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर जैसे जैसे सूरज फिर उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, तो फिर से इंडिया में क्या है गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है। इस तरह से सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से क्या है इंडिया में समर सीजन और विंटर सीजन यानी टेम्परेचर कम और हाई होता है। इस तरह से क्या है हमारे समर सीजन और विंटर सीजन बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु की। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे भूमध्य रेखा है,
यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। सूर्य जिस तरह से नीचे आना शुरू हो जाता है उस तरह से क्या है, इंडिया में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। देखिए विंटर सीजन में क्या है, इंडिया में हर जगह पर अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। मतलब इंडिया में माइनस से लेकर 22-23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उत्तरी मैदान का एरिया देखें तो उत्तरी मैदान में क्या है, विंटर सीजन में यानी बिल्कुल जैसे दिसंबर जनवरी का अगर हम महीना देखें तो वहां पर टेम्परेचर आपको मिलेगा 10 या 15 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। और उसी टाइम पर यानी दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम हिमालय पर्वत पर देखेंगे यानी बिल्कुल आखिर में देखेंगे यानी ट्रांस हिमालय के एरिया में अगर देखेंगे जैसे लेह लद्दाख का एरिया है वहां पर टेम्परेचर -30-40 डिग्री सेल्सियस पर उसी टाइम पर आपको मिलेगा। अगर उन्हीं दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम नीचे केरल, चेन्नई, तमिलनाडु का अगर हम देखेंगे टेम्परेचर तो वहां पर टेम्परेचर मिलेगा आपको कम से कम 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि केरल, तमिलनाडु पर वहां पर समुद्र पास होने के कारण वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब ना वहां पर गर्मी ज्यादा होती है ना वहां पर सर्दी ज्यादा होती है। तो इस तरह से क्या है, शीत ऋतु में भी पूरे इंडिया का टेम्परेचर अलग अलग पाया जाता है। कहीं पर बिल्कुल माइनस हो जाता है जैसे हिमालय पर्वत पर, कहीं पर नॉर्मल जैसे 10 या 15 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तरी मैदान में मिलता है, और नीचे केरल, चेन्नई, तमिलनाडु में देखें तो टेम्परेचर 20 या 22 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। देखिए अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो विंटर सीजन उत्तरी मैदान में मिड नवंबर में शुरू हो जाता है यानी मध्य नवंबर में शुरू हो जाता है। उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन एरियाज में अगर हम देखें तो सबसे ठंडे महीने होते हैं दिसंबर और जनवरी का महीना। उत्तरी मैदान में जो दैनिक औसत तापमान है वो तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से कम। और अगर रात का टेम्परेचर हम देखें इन दिनों में तो रात का टेम्परेचर कई बार तो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है यानी हिमांक से भी नीचे चला जाता है। जैसे पंजाब और राजस्थान का अगर हम देखें तो इस तरह से क्या है, जो शीत ऋतु होती है वो उत्तरी भारत में मिड नवंबर में शुरू हो जाती है। देखिए उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने के 3 कारण हैं। किन 3 कारणों से उत्तरी भारत में ज्यादा ठंड पड़ती है? देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। देखिए जो हमारे जो तटीय मैदान है, जो तटों पर स्थित है, वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। ना वहां पर ज्यादा गर्मी होती है ना वहां पर ज्यादा ठंड होती है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो हमारे उत्तरी मैदान का जो उत्तरी मैदान में आते हैं उन एरिया समुद्र से दूर होने के कारण यानी समुद्र की समकारी जलवायु से दूर स्थित होने के कारण वहां का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाता और वो क्या है, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। इस कारण से वहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ती है। और सेकंड क्या रीजन है, देखिए निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए उत्तरी भारत से ऊपर पड़ता है हमारा हिमालय का एरिया सारा, तो हिमालय में इन दिनों टेम्परेचर उत्तरी मैदान से भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो इन दिनों में यानी दिसंबर जनवरी के महीने में क्या होता है, हिमालय पर बर्फ पड़ती है, तो वहां की जो बर्फ पड़ने के कारण जो वहां की शीत लहर है यानी हिमालय की श्रेणियों में जो हिमपात होता है तो वहां से बिल्कुल ठंडी हवाएं आती है जिसको शीत लहर बोला जाता है। जो वे ठंडी हवाएं आती हैं वे कहां पर आती हैं, उत्तरी मैदान में। तो इस कारण से शीत लहर की स्थिति उत्पन्न वहां पर हो जाती है, इसलिए उत्तरी मैदान में ज्यादा ठंड पड़ती है। थर्ड कौन सा रीजन है कि फरवरी के आसपास क्या होता है, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी मैदान में यानी उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। मतलब उस साइड भी ठंडा मौसम होता है। जो कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें हैं वो भी उत्तरी मैदान की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। शीतलहर उत्तरी मैदान की ओर आना शुरू हो जाती है। इस तरह देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला या कोहरा पड़ता है। देखिए इन 3 कारणों से क्या है, उत्तरी मैदान में बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। देखिए शीत ऋतु में वर्षा भी होती है, जो हमारी सर्दी की ऋतु होती है जैसे नवंबर दिसंबर में हल्की हल्की बारिश भी होती है कई बार। तो वर्षा किस कारण से होती है, देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, वहां से जब ये पवनें पूर्व की तरफ चलती हैं यानी जब वो भारत की तरफ चलती हैं तो भारत के उत्तर
पश्चिमी इलाकों में वर्षा करती हैं सर्दी की ऋतु में। और उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में बारिश होती है। और वहां की क्या है, जो रबी की फसल है, जो सर्दियों की ऋतु में जैसे गेहूं उगाए जाते हैं, उन फसलों के लिए वो वर्षा काफी हद तक अच्छी साबित होती है। कम वर्षा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। इन्हीं दिनों में लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इन्हीं दिनों में जब यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है तो हिमालय में थोड़े ऊपर जैसे हम जाएंगे तो टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, तो हिमालय में जो है वर्षा वो हिमपात के रूप में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवने अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए, देखिए जो लौटता हुआ मानसून है, जो उत्तर पूर्वी जो मानसून पवने हैं, जब वो भारत से वापस लौटती हैं तो वो रास्ते में से बंगाल की खाड़ी में से मॉइस्चर उठाती हैं, यानी नमी ग्रहण करती हैं। और फिर उससे बारिश कहाँ पर करते हैं, वो तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में और दक्षिण पूर्वी केरल के तट पर वो झंझावती बारिश होती है। इस तरह से जो शीत ऋतु में क्या है, कहीं कहीं पर बारिश भी होती है। इस तरह से शीत ऋतु में उत्तरी भारत का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है और सबसे ऊपर यानी हिमालय में अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, बिल्कुल माइनस में चला जाता है। और नीचे अगर हम तटीय मैदानों को देखेंगे शीत ऋतु में तो वहां का टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही यानी सेम रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है समुद्र की समकारी जलवायु के प्रभाव के कारण। तो इस तरह से हमारे इंडिया में शीत ऋतु में ये घटनाएं घटित होती हैं। देखिए गर्मी की ऋतु जो होती है यानी समर सीजन में साउथ इंडिया में टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के बजाय बहुत कम पाया जाता है, यानी उत्तरी मैदान में टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है और साउथ में यानी दक्षिण भारत में टेम्परेचर कम पाया जाता है समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण। देखिए उत्तरी मैदान में जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, इसलिए वहां पर ITC-Z उत्पन्न हो जाता है, यानी नीचे जो टेम्परेचर कम होता है वहां से हाई प्रेशर की पवनें लो प्रेशर की ओर बहना शुरू हो जाती है, यानी उत्तरी मैदान की तरफ बहना शुरू हो जाती है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी में अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। यानी हरियाणा, राजस्थान यानी पंजाब में दिन के टाइम पर बिल्कुल गर्म हवाएं चलती हैं जिसको लू कहा जाता है, जो कई बार आधी रात तक भी चलती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां चलती हैं और ये हवाएं हल्की बारिश और शीतल हवाएं लाती हैं। देखिए कई बार तेज आंधियां आती हैं, मतलब मई जून के महीने में, और आंधी के साथ कई बार बारिश भी आती है जिससे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है। कई बार स्थानीय तूफानों के साथ तेज मूसलाधार वर्षा और ओले भी पड़ते हैं। देखिए जो ये आंधियां आती है, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने के कारण क्या है कि वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश थोड़ी सी तेज हो जाती है और कई बार क्या है ओले भी पड़ जाते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध तूफानों की बात हम करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारें पड़ती हैं जो केरल और कर्नाटक में एक आम बात है। देखिए ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद और मानसून के आने से पहले यानी पूर्व मानसून में कुछ थोड़ी वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है, उनको कहा जाता है कि आम्र वर्षा के नाम से उनको जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। देखिए जो मानसून से पहले कुछ बौछारें पड़ती हैं, कुछ बारिश होती है, वो बारिश वहां की आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है क्योंकि वो बारिश आम की फसल को पकाने के लिए हेल्पफुल होती है। देखिए यहाँ पर आम्र वर्षा का मतलब ये नहीं है कि वहां की आम की वर्षा होती है। आम्र वर्षा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वहां जो पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं वो आम की फसल को पकाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। सेकंड आता है फूलों वाली बौछार। देखिए इस वर्षा में केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लग जाते हैं, इसीलिए इसको फूलों वाली बौछार यानी इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। फूलों वाली बौछार इसलिए कहा जाता है कि उस बारिश में जो वो बौछार पड़ती है उसमें
कहवा के जो फूल है वहां पर खिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसको फूलों वाली बौछार कहा जाता है। थर्ड नंबर पर स्थानीय तूफान आता है काल बैसाखी। देखिए काल बैसाखी क्या होता है, असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में, बैसाख का महीना कौन सा होता है, मार्च अप्रैल का महीना। देखिए बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती है, मतलब इन पवनों के साथ वर्षा भी होती है। और इनकी कुख्यात प्रकृति, कुख्यात मतलब एक होता है विख्यात मतलब अच्छा होता है, कुख्यात मतलब बुरा, इनकी बुरी प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से ही लगाया जाता है। देखिए जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, तबाही के लिए इसका नाम क्या रखा गया है, काल रखा गया है। और बैसाख के महीने में आता है तो इस स्थानीय तूफान का नाम क्या हो गया, काल बैसाखी। देखिए चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवनें अच्छी होती हैं। और असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। असम में इन तूफानों का क्या नाम है, बारदोली छीड़ा। इस तरह से जो काल बैसाखी जो स्थानीय जो तूफान है वो असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। और फोर्थ पर हमारा जो स्थानीय तूफान है जिसको कहा जाता है लू, जो उत्तरी भारत के मैदान में चलती है। देखिए उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं। जो गर्मियों के महीने में हमारे हरियाणा में, राजस्थान में इनमें जो गर्म हवाएं चलती है पूरा दिन, जो बिल्कुल इसको लू कहा जाता है, इसको लू के थपेड़े बोला जाता है कि गर्मियों में अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो लू के थपेड़े लगेंगे। तो वो लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक एक गर्म और शुष्क हवा होती है। दिल्ली और पटना के बीच इसकी जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा होती है। देखिए जो 4 स्थानीय तूफानों के नाम थे जो गर्मी के ऋतु में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी विंटर सीजन और समर सीजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून पवने और लौटता हुआ मानसून। तो इस तरह से ये हमारा जो ग्रीष्म ऋतु, समर ऋतु यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Thanks for watching and goodbye.